साथियों हो जाइए तैयार। आज है संडे और संडे है स्पेशल फटाफट रिवीजन। तो आप लोग पेन कॉपी लेके हो जाइए तैयार, बैठिए और स्कोर को अपना काउंट करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि BaCl2 NaSO4 BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया है। आप लोग जवाब देते चले कि क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, या संयोजन अभिक्रिया होगा, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। साथियों तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे रिएक्शन है आपका BaCl2 NaSO4 जो रिएक्शन हो रही है क्या है BaSO4 प्लस 2NaCl, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से आप लोग आंसर देते चले और अपना स्कोर को काउंट करते चले। लास्ट में आप लोग को अपना स्कोर बताना है कि आप लोग का कितना नंबर आया। ठीक है साथियों, फिर चलते इसके अगले प्रश्न में। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बाएं से दाएं जाइएगा तो विद्युत धनात्मकता क्या घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि बाएं से अगर दाएं जाइएगा तो विद्युत धनात्मकता का मान वो क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता का मान घटेगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे इसके अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है। अंगूठा क्या आपका आवेश के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, या फिर विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, या फिर बल की दिशा को दर्शाता है। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपका अंगूठा जो है वो किसको दर्शाता है, बल की दिशा को। किसको साथियों, बल की दिशा को। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर बताते चले और नोट करते चले, लास्ट में आप लोग बताइएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है। पानी में जो अस्थायी कठोरता है उसको सोडियम के किस यौगिक से दूर किया जाएगा। क्या Na2CO3 या फिर NaCO3 या फिर NaCl या फिर NaOH। तो साथ ही देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसकी सहायता से क्या किया जाता है, पानी में अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न आपका है कि घनत्व जो है डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। क्या आपका kg पर मीटर होता है, या फिर kg मीटर क्यूब होता है, या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या फिर kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो साथियों बताइए घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा kg मीटर क्यूब हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद 5 के बाद 6ठा प्रश्न में। देखिए 6ठा प्रश्न आपका है कि तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों, क्या प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा, या फिर प्रकाश के परिकिरणन द्वारा। तो बताइए साथियों, तो देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा आपको क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे इसके 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपका है कि एनीमिया जो रोग है किसकी कमी से होता है। क्या आपका आयरन की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या पोटेशियम की कमी से। तो आप लोग जवाब देते चलिए। तो देखिए एनीमिया रोग जो है ये आपका किसकी कमी से गाइस, ये आपका आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से साथियों, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है। बताइए आप लोग, क्या फंगस सहायक होता है, या फिर राइजोबियम सहायक होता है, या फिर लैक्टोबैसिलस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है साथियों, ये आपका हो जाता है लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाता है, लैक्टोबैसिलस हो जाता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 8 के बाद 9 प्रश्न के 9 में। देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका है कि हरे पौधे क्या हैं। हरे पौधे क्या है, क्या ये उत्पादक हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग हरे पौधे क्या हैं। तो देखिए साथियों हरे पौधे आपका क्या हो जाता है, ये आपका उत्पादक हो जाता है, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ये आपका उत्पादक हो जाएगा, हरे पौधे क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद 10 प्रश्न के 10। देखिए आपका क्या है कि सी और एफ में क्या संबंध है। सी और एफ में क्या संबंध है, क्या एफ बराबर 9C + 32, या फिर f बराबर 9/5 C - 32। इस तरह से ये लिखा रहेगा 9/5 × C - 32। एक ये होता है, या फिर ये वाला हो जाएगा आपका 5/9 × C + 32, या फिर आपका एक क्या है 9/5 × C + 32। तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका सी और एफ में क्या संबंध हो जाता है, वो आपका हो जाता है 9/5 C + 32। ये आपका हो जाएगा एफ और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में ये आपका क्या संबंध हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 10 के 11वां प्रश्न चलते हैं।
देखिए 11वां प्रश्न आपका है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? क्या एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, पास्कल है? तो जवाब दीजिए आप लोग, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा। दाब मापने के लिए क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। देखिए फटाफट आज का रिवीजन है, क्योंकि हर संडे को हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। चलते 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? बताइए आप लोग, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? क्या जॉन डाल्टन को, या फिर ओटो हॉर्न को, या फिर रॉबर्ट बॉयल को, या फिर विलार्ड गिब्स को? तो देखिए साथियों, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो आपको कौन हो जाएगा? जॉन डाल्टन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉन डाल्टन हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते चले, लास्ट में आप लोग को बताना है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है, जिसे यहाँ पे खाली जगह भरना आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। बताइए कौन है आपका जो हरा वर्णक पाया जाता है? कौन होता है? क्या कोशिका द्रव्य होता है, या फिर जेथोफिल होता है, या क्लोरोफिल होता है, या फिर क्लेडोफिल होता है? तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? क्लोरोफिल हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो क्या कहलाता है? क्या वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या फिर वर्णक्रमीय प्रतिबिंब हो जाएगा, या आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, या फिर वेक्टर प्रतिबिंब हो जाएगा? बताइए कि पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है? तो देखिए साथियों, पर्दे पर आपका हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जाएगा। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को उतारा जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है 15वां प्रश्न कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? देखिए अचानक अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो कौन सा परिणाम सही होगा? पहला ऑप्शन है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि वस्तु का भार और तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो साथियों आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु लेकिन जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और द्रव्यमान में उसका कोई बदलाव नहीं आएगा। और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। आप लोग इसी तरह से आप लोग बताते चले। देखिए 16वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? क्या रबर है, या फिर गीली मिट्टी है, या स्टील है, या प्लास्टिक है? तो देखिए साथियों, सबसे अधिक यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से सबसे अधिक प्रत्यास्थ आपको कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए अब तक आप लोग का कितना नंबर आया? इसके बाद चलते 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न कि न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका है? क्या त्वरण का है, बल का है, शक्ति का है, या ऊर्जा का है? फटाफट आप लोग बताइए कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो आपका क्या अघूर्ण बल जो एक होता है, अघूर्ण बल, उस बल का क्या होता है? न्यूटन मीटर मात्रक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि डायनोमो इसे परिवर्तित करता है, यानी बदलता है। किसको बदलता है? क्या यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों बताइए डायनोमो किसे बदलता है? तो देखिए आपको पता है कि डायनोमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? आपका डायनोमो करता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 18 के 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्या आपका वाष्पीकरण की दर तेज होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, या फिर हवा में नमी कम होती है, या फिर तापमान ऊंचा रहता है, या फिर आकाश साफ नहीं होता? आप लोग जवाब दीजिए कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है, क्या रीज़न है? तो देखिए साथियों, ओस नहीं बनने का रीज़न क्या है कि उस समय क्या होता है? तापमान क्या होता है? ऊंचा रहता है। क्या रहता है? तापमान ऊंचा रहता है। इस वजह से 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? सी हो जाएगा कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि तापमान क्या होता है? ऊंचा रहता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। ठीक बात है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? क्या पानी का तल बढ़ जाता है, या घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए एक गिलास है, इसमें पानी है, और उस पानी में क्या है साथियों? बर्फ़ भी रखा हुआ है। तो बताइए वो बर्फ़ पिघल जाने के बाद वो पानी का तल क्या होगा? क्या ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए साथियों, वो बर्फ़ के पिघल जाने के बाद क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पानी और बर्फ़ है तभी ऐसा कंडीशन होगा, अगर कुछ दूसरा रहता तो वहाँ पे केस आपका बदल जाता, कंडीशन बदल जाता। चलेंगे 20 का 21वां प्रश्न में चलेंगे फटाफट। देखिए 21वां प्रश्न आपका उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है
कि उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, क्या बढ़ाता है, घटाता है या फिर परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे आप देखिएगा कभी गाँव में अगर झगड़ा होता है ना, तो एक कोई ऐसा आदमी होता है वो आके क्या करेगा, कभी इसको पिनकाएगा कभी उसको पिनकाता है, उससे फिर क्या होता है वहाँ पर ना झगड़ा और बढ़ जाता है। तो सेम टू सेम वो आपका उत्प्रेरक है, वो क्या करता है, उत्प्रेरक भी क्या करता है, वेग को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, वेग को बढ़ाने का काम करता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, क्या आपका लाइसोसोम में या राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर गोल्गी काय में। फटाफट बताइए प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ है। तो साथियों क्या हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न आपका है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है। क्या उसमें प्रोटीन पाया जाता है, या चर्बी पाया जाता है, या खनिज पाया जाता है, या जल पाया जाता है। तो देखिए प्रिय साथियों, 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न आपका है कि कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बताइए किस कोशिकांग के, सभी कोशिकांग के अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है, लेकिन कोई स्पेशल है। कौन आपका हो जाएगा, क्या गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर सूत्रकनिका और लवक, या फिर लायन काय और गोल्गी बॉडी, या फिर राजधानी और लवक। तो देखिए प्रिय साथियों, सूत्रकनिका को ही ना माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी को कहा जाता है। तो देखिए किसके पास होता है अपना डीएनए, तो आपका सूत्रकनिका यानी जिसको माइटोकॉन्ड्रिया, और लवक जिसको प्लास्टिड बोला जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी सूत्रकनिका, हिंदी में सूत्रकनिका बोला जाता है, और लवक इसका ना अपना डीएनए होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न में। देखिए 25वां प्रश्न आपका है, फटाफट आप लोग देखिए, इस तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, कि समुद्र के किनारे में जो पेड़ पौधा होगा वो क्या कहलाएगा। क्या वो लवणोद्भिद वनस्पति हो जाएगा, या फिर समोद्भिद वनस्पति हो जाएगा, या जलोद्भिद हो जाएगा, या फिर मरोद्भिद हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग को बताए थे जलोद्भिद और मरोद्भिद बताए थे, ये दोनों, ये आपका वो बालू वाले इलाका में, ये पानी वाले इलाका में। तो देखिए साथियों, समुद्र का पानी कैसा होता है, लवण वाला होता है, यानी नमक वाला होता है, और नमक को क्या बोला जाता है, लवण बोला जाता है। तो वहाँ का जो पादप वनस्पति कैसा हो जाएगा, लवणोद्भिद हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न में। देखिए 26वां प्रश्न आपका क्या है, एक बुक होता है जिसको क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है, कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण किया जाता है, क्या केवल विलुप्त जीव जंतु का, या फिर संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, या फिर जीवाश्म पादप का, या फिर केवल संकटापन्न पादप का। तो देखिए प्रिय साथियों, एक ना रेड डाटा बुक बनाया जाता है, उसमें किसका जिक्र किया जाता है, किसके बारे में लिखा जाता है, संकटापन्न पादप और जीव जंतु दोनों का, यानी पादप का भी और जीव जंतु का भी, जो है संकट में, यानी जो खत्म होने के कगार पे जो रहता है ना, उसको किसमें लिखा जाता है, नोट किया जाता है, रेड डाटा बुक में उसका पूरा डिटेल भरा जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 27वां प्रश्न आपका है कि तेजाब वर्षा यानी अम्लीय वर्षा जिसको बोला जाता है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किसकी वजह से आपका अम्लीय वर्षा होता है, क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन की वजह से, या फिर आपका ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। तो प्रिय साथियों, आप लोग बताइए तेजाब वर्षा जो है वो किस कारण से होता है, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है। तो देखिए आप सबको पता है कि वो किसके, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 27 के बाद 28वां प्रश्न में। 28वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, यानी कौन वैज्ञानिक रुधिर परिसंचरण की पहली बार व्याख्या की थी। क्या वो आपका ल्यूवेन हॉक हो जाएगा, या विलियम हार्वे हो जाएगा, या फिर आपका ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, या फिर रोनाल्ड रॉस हो जाएगा साथियों, बताइए। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा कि पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी, आपका विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 29वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, या फिर पृथ्वी बीच में हो, या फिर सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। बताइए प्रिय साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब आपका क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जब आपको यहाँ पे सूरज है, सन है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है साथियों, अर्थ है।
आपका यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे सूरज है, इन दोनों के बीच में जब कौन आ जाता है, आपका मून आ जाता है, मून जिसको चांद बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जब चांद आ जाएगा ना, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, तब क्या हो जाता है साथियों, सूर्य ग्रहण हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा जब बीच में हो, क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा बीच में हो। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 29 का 30वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 30वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी यानी एंडोस्कोप आधारित है। देखिए इतना बड़ा हटाइए, जो ही आपका एंडोस्कोप आ जाए ना, एंडोस्कोपी, तो ये आपका किस पर आधारित है साथियों, क्या आपका ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर है, या फिर द्वैतीकरण परिघटना पर है, या फिर विवर्तन परिघटना पर है, या फिर ध्रुवण परिघटना पर है। तो साथियों देखिए एंडोस्कोपी का बात जब भी करें वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और मृग मृच्छिका के बारे में जानते हैं, वो भी आपका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होता है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए साथियों बताइए, आज हम लोग क्या किया, फटाफट रिवीजन में 30 प्रश्न लेके आए, और 30 में से आपका कितना सही हुआ, आपका कितना स्कोर हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइए। देखिए आज हम लोग इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं किए क्योंकि हम लोग हर संडे को क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो साथियों इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग बाय बाय। और अपना स्कोर सबको बता दीजिए, किसका कितना स्कोर हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए।